जय हिंद बच्चों कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023 और विषय भौतिक शास्त्र। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने अभी तक 1 अंक 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। पर अब हम लोग क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग 4 अंकों वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं सीधे 4 अंक वाले प्रश्न। तो 4 अंक वाले प्रश्न इस प्रकार हैं आपके पास। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है और यहाँ 1 जूल का मान आपको दिया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम लोग मात्रकों की ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा के किलोग्राम, लंबाई का बीटा मीटर और समय का मात्रक है गामा सेकंड। तो आप लोगों को सिद्ध करना है कि जो नया जो मात्रक जो है उसमें इस राशि का जो परिमाण होगा वो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पर -2 की घात और गामा स्क्वायर है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने लिख लिया है कि यहाँ पर दिया है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। यहाँ पर क्वेश्चन में इसको दे के रखा है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यह भी देख रखा है कि 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये बोल रहा है कि ऊर्जा जो है, अच्छा हाँ, कैलोरी का मान हमको इतना आपको सिद्ध करना है। लास्ट में 1 कैलोरी का मान इतना लाकर आपको दिखाना है। मतलब इतना फिलहाल में है, आपको सिद्ध करना है कि कैलोरी का जो ये मान होगा या इसका जो संख्यात्मक मान होगा वो इतना होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जूल की बात किया है। तो जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, यहाँ पर कैलोरी जो है इसने बताया उष्मा का मात्रक। तो हम लोग पहले उसका विमी सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऊर्जा या फिर उष्मा का जो विमी सूत्र है वो क्या होगा, ml2T-2। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहली पद्धति। अब पहली पद्धति में क्या था, द्रव्यमान के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 किलोग्राम लिया और लंबाई को हम लोगों ने 1 मीटर लिया और समय को अपन लोगों ने 1 सेकंड लिया। जबकि इस क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दूसरी पद्धति हम लोग द्रव्यमान को अल्फा किलोग्राम मान लिया जाए और लंबाई का मात्रक बीटा मीटर मान लिया जाए और समय का मात्रक जो है वो कितना लिया जाए, गामा सेकंड लिया जाए। ठीक है ना। तब यहाँ पर सूत्र होता है परिमाण इंटू यूनिट, मतलब N1U1 बराबर N2U2। ठीक है। यहाँ पर संख्यात्मक मान और यूनिट का जो गुणनफल होता है वो एक नेतांक होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना पड़ेगा, N1U1 = N2U2 आएगा। N1 तो N1 ही रहने दो। U1 का मतलब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, U1 मतलब पहला मात्रक। तो पहले मात्रक में क्या था, अपन लोगों ने द्रव्यमान को M1 L1 और समय को क्या लिया, T1। तो इसका विमी सूत्र क्या था अपने पास, ml2T-2। तो यहाँ ml2T-2 ही है, लेकिन पहला मात्रक करके यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पर क्या है 2 2 2। उसके बाद हम लोगों को दूसरे मात्रक में संख्यात्मक मान ज्ञात करना था, मतलब N2 का मान ज्ञात करना था। तो मैंने क्या किया, N2 को बस यहाँ पर बचा लिया और बाकी जो गुणा में उसको हम लोगों ने बटे में लेकर आ गए। और अब यहाँ पर सबका मान रखने जा रहे हैं। तो N1 मतलब पहले संख्यात्मक मान क्या था अपने पास, 4.2। तो लिख दिए 4.2। उसके बाद पहले मात्रक में द्रव्यमान का मात्रक क्या था, किलोग्राम, और बटे में क्या रहेगा दूसरा M2। तो M2 का मात्रक क्या था अपने पास, अल्फा किलोग्राम। फिर लंबाई का मात्रक क्या था, 1 मीटर, और बटे में क्या आएगा, बीटा मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे। समय का मात्रक अपन लोगों ने देखा था शुरू में 1 सेकंड था और बाद में कितना सेकंड ले रहा है वो, गामा सेकंड। और फिर -2 की घात है तो -2 की घात लगा दो। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4.2। अब देखो बेटा, अल्फा बटे में है ना, अल्फा पर 1 की घात है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1 की घात हो जाएगा। ये बीटा का स्क्वायर होगा नीचे, जब इसको आप लोग ऊपर लेके जाओगे तो बीटा पर -2 की घात हो जाएगा। आगे देखोगे 1 बटे गामा। कभी भी क्या होता है कि जब हम लोग 1 बटे गामा है ना, इसको पलट दो अंदर वाली संख्या को, तो ये जो माइनस का जो चिन्ह है वो प्लस बन जाएगा। जैसे 1 बटे गामा को मैंने गामा कर दिया तो ये जो -2 की जो घात थी वो क्या बन जाएगी, +2 की। तो ये आपका सिद्ध होता है ना, कि जो सेकंड वाला जो मात्रक है उसमें उसका परिमाण 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पर -2 की घात और गामा स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, प्रसिद्ध भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध है, ठीक, जिसमें बोला जा रहा है आप लोगों को कि किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य कोई संबंध है और कोई छात्र इस संबंध को बिल्कुल सही लिख लेता है, बस करता क्या है वो स्थिरांक c लगाना भूल जाता है और वो इस प्रकार आपको सामने लिखता है, जैसे m बराबर m0/√1 - v²। तो ये बोल रहा है कि कारण स्पष्ट करके c का
मतलब सी लगाकर इस संबंध को सही करो। तो बच्चे ने गलत कर दिया है, आप लोगों को उसको सही करके देना है। अब देखो सबसे पहले आप लोग कैसे कैसे इसका जवाब दोगे। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों के सामने दिया गया संबंध है, बच्चे ने जो लिखा था m बराबर m0/1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बटे वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं, इस तरफ पहुंचा देते हैं गुणा में, और ये जो m है उसको अपन लोग बटे में डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि दाएं पक्ष की जो विमा है वो कितनी है। तो दाएं पक्ष में m भी क्या है, द्रव्यमान, m0 क्या है, द्रव्यमान, और बटे में भी क्या है, m द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, इसका विमी सूत्र हो जाएगा m0 L0 T0, मतलब ये राशि जो हो जाएगी वो विमाहीन हो जाएगी। अब दाएं पक्ष की जब राशि विमाहीन है तो अपने को बाएं पक्ष में भी विमाहीन होना चाहिए था, लेकिन बाएं पक्ष में विमाहीन है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेग का कुछ ना कुछ विमी सूत्र जरूर होगा। तो जब इधर विमाहीन है तो इधर भी विमाहीन होना चाहिए था। तो बच्चे ने यही गलती कर दिया है कि जब इस तरफ विमाहीन है तो उस तरफ विमाहीन नहीं किया उसने। तो हम लोग अब उसको सुधारेंगे। तो हम लोग कैसे सुधारेंगे इसको, हम लोग विमाहीन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 माइनस वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर के बटे में सी स्क्वायर लाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है प्रकाश की चाल है। तो ये वेग और ये प्रकाश का वेग, तो वेग बटे वेग ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और जब इस तरफ विमाहीन है तो इस तरफ भी क्या आ जाएगा, विमाहीन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। विमाहीन बनाने के लिए बटे में आप लोगों ने वेग के बटे में वेग को लिखे हो, ताकि विमी सूत्र पूरा कैंसिल हो जाए और m0 L0 T0 मतलब विमाहीन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो सही संबंध जो था वो क्या था, m बराबर m0/1 माइनस वी स्क्वायर, और बटे में कौन आएगा, सी स्क्वायर। तो बटे में हमको सी स्क्वायर डालना पड़ेगा, तब जाके संबंध सही होगा। ठीक है बच्चों। अब आगे जो सवाल है, पृथ्वी की सतह से बोल रहा है आप लोगों को, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। बोल रहा है पृथ्वी की सतह से क्षैतिज से थीटा कोण पर अगर मान लो किसी प्रक्षेप का आप लोग फेंकते हो, तो उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि ये क्षैतिज से या पृथ्वी तल से आप लोगों ने क्या किया, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते और यू उसके प्रारंभिक वेग से किसी वस्तु को आप लोगों ने फेंक दिया। तो ये क्या है ना, गति करते हुए, ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए अन्य बिंदु पर जाकर गिर जाती है। ठीक है। अब इसका अपन लोग क्या करते हैं, यू के दो घटक करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो जो घटक थीटा कोण बनाता है बेटा, हमेशा उसके साथ क्या लिया जाता है, कॉस लिया जाता है। तो क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है। अब चलते हैं उड्डयन काल की तरफ। उड्डयन काल का व्यंजक क्या होगा, उड्डयन काल होता क्या, पहले वो समझ लो कि जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पृथ्वी के किसी बिंदु से वस्तु को फेंकते हैं, तब वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी के अन्य स्थान तक पहुंचने में उसको जितना भी समय लगता है, उसको अपन लोग उड्डयन काल कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उसको जितना समय लगा है, हम लोग उस समय को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन हुआ है इसका कितना हुआ है। तो आप लोग खुद समझदार हो कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम में इसका जो विस्थापन हुआ है वो ये वाला जो हुआ है, ये है विस्थापन उसका, जो कि क्षैतिज विस्थापन है। इसका मतलब ये है कि इतने समय में कोई भी ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्षैतिज विस्थापन हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मान 0 हो गया। उसका प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, आपके सामने है यू साइन थीटा। ठीक है ना। और त्वरण जो है, जब हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कभी भी त्वरण को हम लोगों को माइनस में लेना पड़ता है, और यदि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही तो हम लोग उसको प्लस में लेते हैं। तो फिलहाल में हम लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, त्वरण का मान -g आएगा। गति के दूसरे समीकरण को लेते हैं अपन लोग, s बराबर ut प्लस 1/2 स्क्वायर। विस्थापन का मान 0 है तो 0 रख दो, उसके बाद u का मतलब u साइन थीटा हो जाएगा, है ना। समय का मान तो अपन लोगों ने ले लिए, उड्डयन काल t ले लिए, फिर 1/2 a का मान -g और समय का मान अपन लोगों ने उड्डयन काल ले ली। ठीक है। u साइन थीटा t और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ से माइनस वाली संख्या को पक्षांतर करके इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ के एक घात से यहाँ के एक घात कैंसिल हो गया t का, तो यहाँ पर सिर्फ t को हम लोग बचा लेंगे, और जो बटे वाला जो 2 है वो गुणा में पहुंच जाएगा, और गुणा का जो g है वो बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार उड्डयन काल का व्यंजक आ रहा है 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है। इसके बाद अगला जो व्यंजक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्षैतिज परास का व्यंजक। तो क्षैतिज परास किसको बोलते हैं, कि जो अपने उड्डयन काल में इस प्रक्षेप ने क्षैतिज में जितनी दूरी तय किया है उसे अपन लोग उसका क्षैतिज परास बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो है इसका क्षैतिज परास, अपने उड्डयन काल में जितनी दूरी तय किया, तो आर जो है उसका क्षैतिज परास है। तो इस आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो बोलेंगे कि प्रक्षेप का जो उड्डयन काल होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन g होता है, ये जो आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, तब हम लोग यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से विस्थापन का मान निकालोगे तो वेग गुणा समय आ जाएगा। तो उसका जो वेग होगा क्षैतिज में, क्योंकि क्षैतिज परास मतलब क्षैतिज वेग लेना पड़ेगा आपको, तो क्षैतिज वेग और समय जो होगा उड्डयन काल आएगा।
तो 2u साइन थीटा अपॉन जी हो गया। अब यहाँ पर देखो u और u का गुणा u स्क्वायर हो जाएगा, साथ में ये जो है 2 साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह का सूत्र होता है क्या, साइन 2 थीटा। समझ रहे हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह में हम लोगों ने साइन 2 थीटा लिख दिया। इस प्रकार ये जो व्यंजक है वो क्षैतिज परास का व्यंजक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला व्यंजक किसका, अधिकतम ऊंचाई का। तो अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक क्या है, तो अधिकतम ऊंचाई में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए पहले चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहां से आप लोगों ने वस्तु को फेंका, ठीक है, तो वस्तु ये वाले बिंदु तक पहुंच गई ना, तो यही जो है वो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, अधिकतम ऊंचाई है ना। तो अपन लोग इस बार क्या करेंगे, जो पिछली बार हम लोगों ने उड्डयन काल पूरा यहाँ से यहाँ तक लिए थे, लेकिन मेरे भाई ये बताओ अभी आप लोग क्या किए हो, पूरा यहाँ से यहाँ तक गति थोड़ी करवाना है उसको, अधिकतम ऊंचाई में तो पहुंचना है ना। अधिकतम ऊंचाई में पहुंचो मतलब काम खत्म हो जाएगा आपका। तो अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने के लिए आपको टाइम सिर्फ इतना लेना पड़ेगा, और इतना लेने का मतलब जो जितना टाइम पहले लगा था उसका आधा ही टाइम लगेगा बस। तो अभी आप लोग देखो उड्डयन काल का यहाँ पर नया व्यंजक आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि प्रारंभिक वेग u साइन थीटा है ऊर्ध्वाधर में, अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा। अब 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग आप लोग 0 मान लो, ठीक है। त्वरण का मान -g, विस्थापन को अपन लोग h मान लेते हैं, मतलब हाईएस्ट ऊंचाई। जैसे देखो ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, इसको अपन लोग बोल देते हैं विस्थापन, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन ले रहे हैं हम लोग। तो गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at, ये आप लोग जानते हो। u के जगह में u साइन थीटा, a के जगह में -g और t, और अंतिम वेग का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद -gt को पक्षांतर करके इधर लाओगे, +gt हो जाएगा, और यहाँ से t का जब मान निकालोगे तो यहाँ पर जो गुणा का जो g है वो कहाँ पर आ जाएगा, बटे में। तो u साइन थीटा अपॉन g इसका व्यंजक आ रहा है। अब इसके बाद फिर से देखते हैं अपन लोग गति के दूसरे समीकरण से। तो गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मतलब u साइन थीटा, t का मतलब यहाँ से आप लोग t का मान रख सकते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है ना, u साइन थीटा अपॉन g। फिर आगे है 1/2 a के जगह में -g आएगा, और t का स्क्वायर मतलब t का मान लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। आगे हल करते हैं, देखो u और u का गुणा u स्क्वायर, साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में g है पहले से, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 g। u का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, और g का भी स्क्वायर होगा। देख लीजिए सबका स्क्वायर हो गया। तो एक g से एक g यहाँ से आप लोगों ने काट दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी था, देखो इधर भी दिखाई दे रहा है आपको, बटे में जी यहाँ भी है, बटे में जी यहाँ भी है, मैंने कॉमन ही ले लिया सबको। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन। तो यहाँ जब पूरा ही कॉमन निकल गया तो 1 बचता है, जब यहाँ सब कॉमन निकल गया तो 1/2 बचा। जब आप लोग एक में से आधा घटाओगे तो आपके सामने आधा बचेगा, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो आपके सामने ये व्यंजक आपके सामने आ जाएगा। तो इसको अपन लोग बोलते हैं किसका व्यंजक है ये जो व्यंजक है अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों से बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि कोई वस्तु जो है वृत्तीय गति कर रही है। अब वृत्तीय गति कर रही है तो सबसे पहले अभी कौन से बिंदु पर है, P बिंदु पर है। तो इसके जो वेग की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में इसका वेग v1 है। मान के चलिए कुछ समय के पश्चात ये बिंदु Q पर पहुंच जाती है, तब इसका जो वेग, इसके जो वेग की दिशा होगी वो स्पर्श रेखा की दिशा में इस तरफ होगी, समझ रहे हो। और जब वो बिंदु P से लेकर Q तक पहुंच जाती है तो उसका जो कोणीय विस्थापन है वो डेल थीटा हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब दो रेखाओं के बीच में अगर कोई कोण बनता है, थीटा कोण बनता है, जैसे देखो ये लंबवत दो रेखा है, आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, इस पर लंब रेखा और इस पर लंब रेखा, तो इनके लंब रेखा के बीच में भी 90 बनेगा। मतलब दो रेखाओं के बीच में अगर जितना भी कोण बन रहा होगा उनकी लंब रेखाओं में भी, उनके बीच में भी उतना ही कोण बनता है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, इन दोनों के बीच का कोण कितना, डेल थीटा है कि नहीं, है ना। तो इस पर लंब रेखा, तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा कभी भी त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, ये एक दूसरे पर लंब है। तो जब ये इन दोनों के बीच का कोण डेल थीटा है तो उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण भी कितना होगा, यहाँ पर डेल थीटा होगा। मतलब v1 और v2 के बीच का भी जो कोण होगा वो डेल थीटा होगा। समझ में आ रही बात को। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा अलग हटा के लिख दिया, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया। तो v1 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पर देखो ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, ठीक है बेटा। इनके बीच का कोण डेल थीटा हो गया। अब ये डेल, इनके जो बीच का जो यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है इसको हम लोगों ने डेल भी माने। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज में अपन लोग लगाते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि जो समान दिशाओं में जो सदिश होगा उनका जो योग होगा वो विपरीत दिशा वाले सदिश के योग के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो समान दिशा में कौन कौन है, देखो एक हो जाएगा AB और दूसरा हो जाएगा BC। तो AB और BC
और इन दोनों का जो योग है ना वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, मतलब किसके द्वारा, AC के द्वारा, वो भी विपरीत क्रम में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इन दोनों का जो योग है वो AC प्रदर्शित करेगा। अब AB का मान आप लोग बताइए कितना है, V1 है। उसके बाद BC का मान कितना, डेल V है। उसके बाद आप लोग देखो AC का मान कितना है, V2 है। तो यहाँ से डेल V का जब मान निकालोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा। समझ रहे हो, इसका जो मान है वो क्या है, V2 माइनस V1। अब इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सूत्र लगाते हैं। क्या दिखा दे रहा है आप लोगों को, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र है आपका। तो कोण, तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, डेल थीटा दिख रहा है ना। चाप जो है वो क्या है, डेल V है, बिल्कुल राइट। और त्रिज्या जो है या तो V2 लोगे या तो V1 लोगे। तो हम लोगों ने क्या किया, V1 का परिमाण और V2 का परिमाण दोनों का समान है, तो उसको अपन लोगों ने V मान लिए। ठीक है बेटा, अब आगे देखो इसके बाद का, ठीक है। तो देखिए आगे आप लोग बोलेंगे, तो चलो ठीक है, फिर बोलेंगे परंतु कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ये कोणीय विस्थापन और बटे में क्या आ गया, समय आ गया। जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, तिरक गुणा, तो डेल थीटा बराबर ओमेगा डेल टी आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। जब दोनों के लेफ्ट बराबर रहते तो हम लोगों का सिर्फ एक ही काम रहता है, इसका राइट बराबर इसका राइट। तो मैंने वही काम किया, देखो इस समीकरण का राइट बराबर इस समीकरण का राइट, हो गया ना आपके सामने। अब यहाँ पर क्या है, डेल टी को गुणा में इसको बटे में लेके जाइए, तो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ यदि यहाँ पर समय का मान बहुत अल्प हो, कम हो, तो हम लोगों को लिमिट लेना पड़ेगा डेल टी टेस्ट टू 0। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ओमेगा वी। अब जब आप लोग यहाँ से लिमिट को छोड़ देंगे तो लिमिट आपको ये बता रहा है कि बेटा समय बहुत कम है, और समय बहुत कम है तो परिवर्तन भी बहुत कम होगा, और कम परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे डेल की जगह में। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी बराबर ओमेगा इंटू वी। तो डी वी अपॉन डी टी जो होता है ये वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात ये जो है त्वरण है ना। तो ये त्वरण का व्यंजक आ चुका है, अभिकेंद्रित त्वरण का। और जब ये अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक है तो हम लोगों को एक व्यंजक और याद है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो यहां से आप लोग क्या करो, जहां आपको v दिखाई दे रहा था आप लोगों ने वहां देखो क्या रख दिए, ओमेगा इंटू आर रख दिए। तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लेकिन आप लोग यहाँ से ओमेगा का भी तो मान निकाल सकते हो। ओमेगा बराबर क्या होगा, गुणा आर भेजोगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो v अपॉन आर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा का मान रखते हैं, स्मॉल a इज इक्वल टू ओमेगा की जगह में क्या रखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से, v अपॉन आर, और पहले से यहाँ पर v है तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये अभिकेंद्रित त्वरण का दूसरा व्यंजक है। तो सभी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये सभी सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्तों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो मिलता हूं बच्चों में आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।